बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक में है रोल ऑफ लिवर। आज हम लिवर का रोल पढ़ेंगे। सबसे पहले लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत दफ़ा ग्लैंड का जो है वो ग्लैंड के बारे में बात की है कि ये क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि स्पेशल टाइप के केमिकल्स, इंजाइम्स, हार्मोन्स रिलीज कर सकते हैं, उन्हें हम ग्लैंड का नाम देते हैं, या सक्रीशंस कर सकते हैं सिंपली। तो लिवर जो है उसमें भी बहुत सारी सक्रीशंस होती हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये डार्क रेडिश कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये मल्टी लोब्ड होता है, इसके एक से ज्यादा हिस्से होते हैं लिवर के। इसके बाद अगर हम स्टमक की बात करें तो हमने देखा था कि स्टमक जो है वो हमारे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर जो है वो स्टमक के बिल्कुल साथ होता है, लेकिन ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन की राइट साइड पे होता है। इसका जो वेट होता है वो 1.5 केजी ये इसका वेट है, ठीक है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो एस्टिमेटेड जो है एक एवरेज ह्यूमन का जो लिवर का साइज होता है वो एक फुटबॉल के साइज के इक्वल होता है, मतलब काफ़ी इसका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। इसके साथ एक छोटी सी सैक होती है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसे नाम दिया जाता है गॉल ब्लैडर। ग्रीनिश कलर की होती है, ग्रीन कलर उसमें फ्लूइड होता है, तो ये ग्रीनिश सैक जो होती है इसे नाम दिया जाता है गॉल ब्लैडर का। ये एक ऐसी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो कि लिवर से नीचे वाली साइड पे उसके साथ अटैच होती है। आगे जाके हम इनका फंक्शन, अब हम लिवर के फंक्शन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो लिवर का फंक्शन हम स्टडी करेंगे वो डाइजेशन के अंदर है। ये टॉपिक भी थोड़ा सा डाइजेशन के साथ ही रिलेट कर रहा है, और डाइजेशन में भी हमने इसका रोल बहुत दफ़ा पढ़ा था। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन करता है। दूसरा, इसमें हमने पढ़ा था बाइल के बारे में कि बाइल स्पेशल टाइप के साल्ट्स होते हैं जो कि लिवर जो है उस लिवर के अंदर बनता है। जब ये लिवर के अंदर बन जाता है, लिवर इसको बनाता जाता है, वो डाइजेशन का वेट नहीं करता। लिवर इसको बनाने के बाद इसको भेज देता है गॉल ब्लैडर के अंदर, जो सैक हमने अभी पढ़ा। ये गॉल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर कर दिया जाता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको ज़रूरत पड़ने पे इसको सिक्रीट कर दिया जाता है, इसको रिलीज कर दिया जाता है। तो स्टोरेज जो होती है बाइल की वो गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। जैसे ही फूड जो है वो ड्यूडिनम के अंदर आ जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था फर्स्ट ड्यूडिनम, उसके अंदर बाइल की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही फूड जो है वो ड्यूडिनम के अंदर आएगी तो गॉल ब्लैडर के जरिए से एक नाली सी निकलती है, बाइल डक्ट। डक्ट का मतलब होता है नाली, पाथवे होता है, ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू जो है वो बाइल, क्योंकि ये बाइल को रिलीज करती है ट्यूब, इस वजह से इसको बाइल डक्ट का नाम दिया जाता है। तो बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो ड्यूडिनम में भेज दी जाती है। तो ड्यूडिनम में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये लिपिड डाइजेशन में जो लिपिड के एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज वगैरह हैं, ये उसकी हेल्प करती है ताकि लिपिड को डाइजेस्ट किया जा सके, लिपिड की ब्रेक डाउन की जा सके। ये इसका फंक्शन था डाइजेशन में। इसके अलावा भी जो लिवर है उसके हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, आफ्टर 4 मंथ्स के बाद जब हमारे ब्लड सेल्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये क्या करती है, उन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो उसमें से इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, उसको ये कलेक्ट कर लेती है, बाकी सारी जो चीज़ें उनको वेस्ट इसके अंदर रिमूव कर देती है। दूसरा, ये यूरिया साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इस पर जितनी बात कर ली जाए कम है। यूरिया साइकिल में एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी, आप सिंपल अगर मैं इसको कहूँ तो अमोनिया जो है एक बहुत ही हार्मफुल एक केमिकल होता है, जो कि जब हम फूड की फिल्ट्रेशन जो है जब लिवर कर लेता है तो फूड की फिल्ट्रेशन के बाद उसमें से कुछ जो है वो अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो अमोनिया की कलेक्ट होती है। अमोनिया जो है वो एक एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बॉडी से बाहर रिलीज करने के लिए हमें लीटर्स में पानी चाहिए होता है। अब हम लीटर्स की अमाउंट में तो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है अमोनिया जो कि पानी में रहते हैं, ताकि वो जितना भी पानी उनको रिक्वायर होता है, जैसे इक्वेटिक हैबिटेट में जो रहते हैं, फिशेस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अमोनिया रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। उतना पानी हम डेली यूज़ भी नहीं करते हैं, हम 1.5 लीटर्स तक जो है पानी इस्तेमाल, ये बड़ी हद 2 या 3 लीटर्स इस्तेमाल कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए हमें, मतलब एक मॉलिक्यूल अमोनिया का रिलीज़ करने के लिए हमें लीटर्स में पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लीटर्स में। तो इसी तरह से अगर हम वो सारा का सारा पानी अमोनिया को रिलीज़ करने में चलेगा तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो नेचुरली एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं यूरिया साइकिल, जो कि लिवर के अंदर होता है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यूरिया में क्या किया जाता है, जो अमोनिया एक हार्मफुल केमिकल है,
वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी जो है उसको रिलीज नहीं कर सकती बाहर, लेकिन इसको रिलीज करना बाहर जरूरी होता है। अगर ये हमारी बॉडी में रहे तो ये हमें नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो फिर क्या किया जाता है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है एक और सिंपल फॉर्म में, ताकि हम इसको कम पानी में एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर रिलीज कर सकें। तो वो होता है यूरिया। इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यूरिया वाटर में एब्जॉर्ब होता है और यूरिन बनाता है और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो अमोनिया से यूरिया बनाने तक का जो जितना भी प्रोसेस में बहुत एक ये वेस्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो अमोनिया से यूरिया बनाने का जो प्रोसेस है, ये साइकिल जो होता है, इसे हम यूरिया साइकिल का नाम देते हैं। तो ये साइकिल भी जो है ये लिवर परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद लिवर जो है वो कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाता है, इनको फिब्रिनोजिन का नाम दिया जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड को क्लॉट कर देती हैं, ब्लड जहां से फ्लो कर रहा होता है उसको वहीं रोक देती हैं। अब ये हमें कहाँ पे, अब देखो अगर तो हमारी ये खून की नालियों में ऐसा हो फिर तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कोई छोटा सा कट लग गया है तो क्या होता है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, हम उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं और आफ्टर सम टाइम हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो वो ब्लड फ्लो खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। वो एक्चुअली क्यों खत्म होता है, वो खत्म होता है इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स की वजह से। जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है, छोटी मोटी इंजरी होती है, तो क्या होता है वहां पर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स पहुंच जाती हैं। तो उस पहुंचने के टाइम तक सिर्फ हमारा ब्लड फ्लो करता है, जैसे ये वहां पर पहुंचती हैं ये वहां पर क्या कर देती है, ब्लॉकेज कर देती है हमारी वेन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड जो है वो मजीद बाहर वेस्ट नहीं होता और ड्यूरिंग इंजरी ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी जो है ये भी लिवर के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है डीएमिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डीएमिनेशन एक्चुअली कि जो अमाइनो एसिड होता है ना, ये प्रोटीन की एक सिंपल फॉर्म है, प्रोटीन की एक सिंपल फॉर्म है। समटाइम्स ब्लड के अंदर जब प्रोटीन्स आ जाती हैं, लेकिन उन प्रोटीन्स में वो पूरी की पूरी प्रोटीन्स हमें नहीं चाहिए होती हैं, वो प्रोटीन्स वेस्ट होती हैं, लेकिन उसमें से हमें कुछ अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो ग्रुप होता है, सॉरी, 2-3 चीज़ों के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, 3-4 ग्रुप मिलकर जो है वो अमाइनो ग्रुप बना रहे होते हैं जी। अब ये अमाइनो एसिड यहाँ पे आप करेंगे अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अच्छा, ये जैसे नाइट्रोजन वगैरह आ जाती है, नाइट्रोजन को भी हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। अब फिर क्या किया जाता है, नाइट्रेट्स वगैरह जो होते हैं उसमें से अमाइनो ग्रुप को निकाल लिया जाता है। अब अमाइनो ग्रुप को क्यों निकाला जाता है, एक्चुअली ये अमाइनो ग्रुप जो है, इतना इतना पार्ट जो है ये यूज होता है प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनो एसिड बनाने के लिए। ये अमाइनो ग्रुप यूज होता है अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो जितने ज्यादा अमाइनो एसिड बनेंगे उतनी ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे। हम पहले अमाइनो ग्रुप जो है इसके साथ अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये अमाइनो एसिड बना देते हैं, फिर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं तो प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो इनडायरेक्टली ये जो अमाइनो ग्रुप है ये प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम जो नाइट्रोजन होती है उसके साथ ये अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। जो बाकी जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको वो हमारे यूज में नहीं होते, वो वेस्ट होते हैं, लेकिन उसमें जो अमाइनो ग्रुप होता है वो हमें चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो डीएमिनेशन के प्रोसेस में लिवर क्या करता है कि उस अमाइनो ग्रुप के साथ जो उसकी बॉन्डिंग होती है नाइट्रेट्स में, उस बॉन्डिंग को तोड़ देता है और इस बॉन्डिंग को अटैच कर देता है अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो इस तरह से अमाइनो एसिड की जो प्रिपरेशन है उसमें भी जो है वो डीएमिनेशन के थ्रू ये अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद आ जाते हैं एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कन्वर्जन। हमारी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज ग्लूकोज हमारा मोस्ट कॉमन, जो हम सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा जो शुगर इस्तेमाल करते हैं वो है ग्लूकोज। अब होता क्या है कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा फूड ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी ब्लड के अंदर तो ये हार्मफुल हो सकती है। उसकी वजह से फिर क्या किया जाता है, लिवर क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन ग्लूकोज की एक कम्प्लेक्स फॉर्म कह सकते हैं। जब ये ग्लूकोज की फॉर्म में होता है तो सेल इसको बहुत जल्दी से पकड़ के इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब हमने इसी चीज से रोकना होता है लिवर ने कि सेल इसको इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि सेल के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज मौजूद है। ये उस सूरत में होता है जब हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है। तो ये क्या करता है, उस ग्लूकोज को पकड़ता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है और उसको स्टोर्ड फॉर्म में ले आता है। जब उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो गया है। अब सेल उसको चाह कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है,
इसको इस्तेमाल करना जो है इसको ये डायरेक्टली सेल इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देन वो ग्लाइकोजन को छोड़ देते हैं और अपना जो पहले से उनके पास ग्लूकोज मौजूद होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है, वाइस वर्सा, मतलब इससे उल्ट भी होता है कि समटाइम्स ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर बहुत कम हो जाती है। जैसे जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, रोज़ा वगैरह रखा होता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब हमारी बॉडी के अंदर कम हो गई है। फिर ये लीवर क्या करता है कि वो ग्लाइकोजन जो कि हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज के टाइम पे स्टोर किया होता है उसको फिर दोबारा से कन्वर्ट कर देता है, तोड़ता है और उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। और फिर ये ग्लूकोज जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है इसको हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है और काफ़ी देर तक जो है वो हमारी ग्लूकोज की कमी जो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहती है। तो इस तरह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ये भी लिवर परफॉर्म करता है। इसके अलावा लिवर जो है जब लिवर के अंदर इतने इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी भी इसकी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है। तो ये जब हीट रिलीज करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे सर्दियों के दिनों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो हीट होती है ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेनटेन हो जाता है। इसके अलावा इसके स्टोरेज का काम भी होता है। बहुत सारे ऐसे वाइटामिन होते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ब्लड के अंदर स्टोर हो जाती हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लड के अंदर नहीं स्टोर हो पाती। जैसे फैट्स हैं, फैट जो है ना वो वाटर के अंदर स्टोर नहीं होती है, मतलब वाटर में डिजोल्व नहीं होती, वो ब्लड में डिजोल्व नहीं होती है। अब वो फिर किस में डिजोल्व होगी, वो एक्चुअली डिजोल्व नहीं ना होने की वजह से कुछ वाइटामिन जो है वो फैट्स में डिजोल्व होने वाले होते हैं, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। वाइटामिन हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनकी स्टोरेज जो है वो ब्लड के अंदर नहीं होती बल्कि वो लिवर के अंदर होती है। जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, ये जो है ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, तो इनकी स्टोरेज का काम भी लिवर का होता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि आयरन जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बोन्स वगैरह में चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसकी स्टोरेज भी जो है वो लिवर के अंदर हो रही होती है। तो वैसे भी लिवर को हम उर्दू में कलेजी बोलते हैं, तो हम इसी वजह से कहा जाता है ना कि जब किसी में भी कोई आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, मतलब ये फूड हमें रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन स्टोर हुआ होता है, तो इससे जो हमारी आयरन डेफिशिएंसी है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं। अब इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करते हैं। ये हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर या उसके फंक्शन के अंदर किसी किस्म की भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो हम उसे डिसऑर्डर्स कहते हैं। यहाँ पे हम चूंकि डिसऑर्डर्स पढ़े गट क्या होती है, जिसे हम ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल जो होती है, जो कैविटीज होती हैं उनको हम गट का नाम, जैसे एसोफेगस है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको गट का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं गट के, हम वहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, वो है डायरिया। एक्चुअली डायरिया क्या होता है, इट्स अ कंडीशन इन विच मोर वाटर रिलीज इन फीसिस, कि जिसमें फीसिस के अंदर वाटर ऑब्वियसली रिलीज होता है लेकिन इसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा होता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा जो है वो वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है और बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्चुअली ये किस वजह से होता है कि कॉलन जो है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो सकता है, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या कॉलन का कोई स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ हो जिसकी वजह से वाटर की एब्जॉर्प्शन कम करती है। कॉलन वो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसका स्पेशल काम क्या था, किसने वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी थी। जब कॉलन जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो फिर फीसिस में चला जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ना तो हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स वाटर की पूरी होंगी, ठीक है, और फीसिस जो है वो भी बहुत ज़्यादा वाटरी होंगे। तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायरिया। डायरिया में ज़्यादातर हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, हमें एब्डोमिनल पेन होता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन होता है, हमें वॉमिटिंग होती है, दिल ख़राब हो रहा होता है इसमें, ठीक है। तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है डायरिया का। अब डायरिया को दूर कैसे किया जा सकता है, ऑब्वियसली इसकी इस कंडीशन को दूर करके कि इसके अंदर जो वाटर के, अगर ये किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो हमें फिर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो फिर हमें इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, अगर ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। लेकिन अगर ये वाटर डेफिशिएंसी की वजह से है तो हमें समटाइम्स हम फूड जो है वो ऐसी ले लेते हैं, जैसे हम कोई बाहर से कोई ऐसी फूड खा लेते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह होते हैं, तो उससे भी ये जो है डायरिया हो सकता है। तो हम उन कंडीशंस को कम करके हाइजेनिक जो कंडीशंस हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाकर साफ़ पानी पीकर, उबला हुआ बल्कि पानी पीकर, ठीक है, तो हम इस कंडीशन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ORS जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि साल्ट जो है, मिनरल्स वगैरह उसके अंदर एब्जॉर्ब हुए होते हैं। हम जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वाटर डेफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ वाटर रिलीज़ हो रहा होता है बल्कि वाटर के अंदर मौजूद बहुत सारे साल्ट्स भी जो हैं वो बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से इस कंडीशन को बहुत जल्दी जो है, अगर ये किसी को हो गया है तो फिर इसको जितनी जल्दी रिकवर किया जा सकता है कोशिश करनी चाहिए, जल्दी रिकवर हो जाए। बिकॉज अगर ये बहुत सीवियर हो जाए तो फिर इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद जो अगली कंडीशन होती है, अगला जो डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, वो है कॉन्स्टिपेशन। ये बिल्कुल इसके उल्ट होती है। कॉन्स्टिपेशन ये वो कंडीशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फीसिस में रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जितना वाटर फीसिस के लिए चाहिए होता है रिलीज करने के लिए, उससे इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पर जो है वो लेस वाटर रिलीज होता है फीसिस के अंदर। इन फीसिस जी, जब फीसिस के अंदर जो है कम पानी अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉलन है वो जरूरत से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, ठीक है, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी वजह से जो फीसिस हैं वो हार्ड हो जाते हैं और बाहर रिलीज आउट करना इनको मुश्किल हो जाता है। अब इसकी ये कंडीशन कैसे दूर की जा सकती है कि ऑब्वियसली कॉलन वाटर की एब्जॉर्प्शन कब करेगा ज़्यादा, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कॉलन में होती है। क्यों होती है, इसका मतलब है कि कॉलन जो है वो अच्छी तरह से काम करे, बल्कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही होती है। ये उस कंडीशन में होता है जब हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से जब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, कॉलन जो होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होने की वजह से फीसिस के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम रह जाती है। इस कंडीशन को कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर जो है इस कंडीशन को हम काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट इसका है, इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है और डिसऑर्डर्स भी लास्ट हैं, वो है अल्सर। इसका मैंने पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि अल्सर क्या है, कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो गट है, उसमें किसी किस्म का जख्म हो जाना, ठीक है, सोर आप कह सकते हैं, जख्म को कहते हैं सोर इन एलिमेंट्री कैनाल। कि आपकी जो कैविटीज हैं उसमें किसी किस्म का जब जख्म हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चर डैमेज हो जाती है, उस टाइम पे जो कंडीशन होती है उसे अल्सर कहा जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारी एसोफेगस भी आ जाती है, इसमें हमारा स्टमक भी आ जाता है। तो इसमें किसी भी किस्म की अगर हो जाएगी तो इसे हम अल्सर का नाम देते हैं। इंटेस्टाइनल अल्सर भी होता है, अगर इंटेस्टाइन में होगा तो हम उसे इंटेस्टाइनल अल्सर कह देंगे। अगर स्टमक में होता है तो उसको स्टमक अल्सर या फिर उसको गैस्ट्रिक अल्सर का नाम भी दिया जाता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो क्यों होता है, ये हमने स्टमक वाले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि एक्चुअली जब पेप्सिन जो है एक बहुत ही एक्टिव एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए HCl रिलीज किया जाता है जो कि एक एसिड होता है, HCl। अब ये एसिड जो है, एसिड रिलीज करने से पहले स्टमक के अंदर म्यूकस रिलीज किया जाता है। म्यूकस का एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो म्यूकस रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनती। जब ये प्रोटेक्टिव लेयर स्टमक के गिर्द नहीं बनेगी तो इसकी वजह से ये जो HCl होता है ये हमारे स्टमक की वॉल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो पेप्सिन है, पेप्सिन जब बाहर रिलीज होता है तो पेप्सिन भी जाकर उसको हमारी जो स्टमक वॉल्स होती हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसको पेप्टिक अल्सर का नाम भी दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होती है, हमारा बहुत ज़्यादा जलन होती है आफ्टर मिडनाइट, ठीक है, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, स्टमक पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, भूख बहुत कम लगती है। तो ये कंडीशंस जो हैं ये अल्सर की हो सकती हैं। इसको बहुत जल्दी रिकवर करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ अगर ये सीवियर हो जाए तो फिर ये हमारे ना सिर्फ डाइजेशन को बल्कि इसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन जो है वो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए गट के हवाले से। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक है। इसके हवाले से जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितनी भी डायग्राम हैं, वो आपने अच्छी तरह से इसको देखना है और इसको लर्न करना है। होप सो आप सबको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।